हेलो दोस्तों, मैं स्मिता शंकर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT के EVS के क्लास 4 के बुक को। दोस्तों आपने इस वीडियो का पहला पार्ट तो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा अभी तक तो ज़रूर देख लें। पहले पार्ट में हम क्लास 4 के EVS के बुक के चैप्टर 5 तक पढ़ चुके थे। आज हम 6 चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में उमाना के सफ़र के बारे में बताया गया है। उमाना एक लड़की है जो गुजरात में अहमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू करती है और इसकी यात्रा खत्म होती है केरल में अपनी नानी के घर। तो उमाना रास्ते में क्या सब देखती है, किस स्टेशन पे पहुंचती है और किस स्टेशन पे क्या खाती है, इसके बारे में उमाना ने कुछ बातों को लिखा है। तो हमें बहुत ही ध्यान से यह चैप्टर पढ़ना है क्योंकि यह चैप्टर EVS और मैथ दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, चलिए हम देखते हैं। दोस्तों उमाना का सफ़र शुरू होता है कि गुजरात के अहमदाबाद से। उमाना डायरी लिखना शुरू करती है अपने एक दोस्त के लिए जो कि उसके साथ नहीं जा पाती केरल। उमाना डायरी लिखना शुरू करती है 16 मई को और दोपहर के समय उमाना चलती है। यहाँ पे टाइम भी दिखाया गया है कि कितने बजे उमाना चली, कहाँ, कितने बजे, कितने तारीख को पहुँची, सब लिखा हुआ है। उमाना सबसे पहले रेलवे स्टेशन पहुँचती है तो अपना नाम रेल रिजर्वेशन चार्ट में देखती है और उमाना यहाँ लिख रही है कि उमाना जो जिस ट्रेन से जाती है वह गांधीधाम यानी कच्छ से चली है। आगे उमाना बताती है कि उमाना जब खिड़की के पास बैठी उस समय की बात लिख रही है कि उमाना की अम्मा यानी उमाना की माँ, यह अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाती है। यह भी आप हमेशा याद रखिए, अम्मा माँ को कहा जाता है। अम्मा ने खाने का डब्बा खोल लिया, उसमें क्या था, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। आपको याद रखना है गुजरात में क्या खाया जाता है, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। ये सारी चीज़ें खाई जाती है गुजरात में। आगे लिखती है अगला स्टेशन का नाम उमाना वलसाड। वलसाड स्टेशन पे पहुंचने के बाद उमाना सबसे पहले क्या खाती है, वलसाड स्टेशन पे क्या फेमस है, बटाटा बड़ा, पूरी और साग, दूध, ठंडा दूध, ये तो है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है गुजरात में जहाँ ट्रेन शुरू हुई थी वहाँ इन्होंने खाया था चटनी, नींबू वाले चावल, और वलसाड में इन्होंने खाया बटाटा बड़ा और पूरी और साग। आगे जब उमाना पहुंचती है, अगला फर्स्ट 6 चैप्टर में इतना ही था उमाना के बारे में। इसने अगले चैप्टर में खिड़की से, यह भी उमाना की डायरी ही है। इसमें लिखा है अगले 16 तारीख को उमाना का सफ़र शुरू हुआ था और अब 17 मई हो चुका है, यानी अगले दिन जब उमाना उठती है तो वह देखती है कि अंधेरा, बाहर इतना अंधेरा था कि उमाना को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली, बाहर प्लेटफॉर्म पर लगी बोर्ड पर लिखा था मडगांव, यानी यह अब मडगांव में पहुंच चुकी है। अम्मा ने बताया कि हम गोवा राज्य में हैं। अगला स्टेशन जो मडगांव आता है वह गोवा राज्य में है और यह अपने पप्पा को अप्पा कह के बुलाती है। हमें याद रखना है मडगांव कहाँ है, गोवा में है, और माँ को अम्मा और पापा को अम्मा कहा जाता है। इस मडगांव स्टेशन पे इन्होंने चाय पिया, पानी की बोतल ली और फिर ट्रेन आगे चल पड़ी। 17 मई की बात है। उमाना लिखती है कि पहाड़ को काटकर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं है। जैसे अचानक अंधेरा हुआ वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी, यानी इन्होंने देखा कि ट्रेन जो है वो सुरंग से होके पास हो रही है, जो सुरंग पहाड़ को काट कर बनाया गया है। क्या आपको पता है कि केरल से गोवा तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। यह भी आप हमेशा याद रखें कि गोवा से केरल तक के जाने के रास्ते में कितने सुरंग है, 92 सुरंग है और 2000 पुल है। आगे 17 मई की बात लिखती है कि अगला स्टेशन जो आता है वह है, उसका नाम है उदुपी। उदुपी स्टेशन पे पहुंचने के बाद इन्होंने क्या खाया, इन्होंने इडली वड़ा खरीदा। याद रखें उदुपी स्टेशन पे इडली वड़ा खाया। एक बार फिर से रिवाइज कर लें,
सबसे पहले इन्होंने खाया ढोकला चटनी नींबू चावल, और उसके बाद वलसाड में खाया बटाटा बड़ा पूरी साग, और अब उदीपी पे खाया इडली वड़ा। वहाँ से इन्होंने केले भी खरीदे जो कि छोटे छोटे थे लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट थे। और इनकी माँ बताती है कि यहाँ पर यानी उदीपी स्टेशन के पास चावल की खेती होती है। यहाँ के लोग चावल की खेती करते हैं। और अहमदाबाद जहाँ पे ये रहती थी, जहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, वहाँ के लोगों से यहाँ के लोगों के पहनावे में बहुत ही अंतर था। यहाँ बहुत सारे नारियल के पेड़ थे और ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ी पहने थे। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। बोली में से हमेशा ये बोली एनसीईआरटी ने लिखा है, इसलिए इन बोली के बारे में आप हमेशा जान लें कि मलयालम किस राज्य में बोली जाती है, कोंकणी किस राज्य में, मराठी, गुजराती और कन्नड़ किस राज्य में ये सारी बोली बोली जाती है। 17 मई को ये लिखती है, अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया है, लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। यानी 3 घंटे में यह केरल के कोट्टायम स्टेशन पे उतरने वाले हैं। 17 मई की बात ये भी है, समय हो रहा है 9:30 बज रहा है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। वलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को, यानी जिन्हें हम मासी कहते हैं उन्हें वलियम्मा कहा जाता है। वलियम्मा के घर जाएंगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मुम्मा यानी नानी माँ के घर जाएंगे। माँ की माँ को अम्मुम्मा कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। अम्मुम्मा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म हुआ, यानी गुजरात से केरल पहुँचने में 2 दिन का समय लगता है, यह याद रखें। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, नानी माँ के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूंगी। आगे अगला चैप्टर है चैप्टर 8वां चैप्टर, जिसका नाम है नानी के घर। यानी नानी के घर पहुँचने पे यह क्या देखती है। पहले हम पढ़ चुके थे कि यह ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो से आती है बस स्टैंड तक, बस स्टैंड से आती है नानी के गांव तक, और नानी के घर तक पहुंचने के लिए इन्होंने जिस वाहन का प्रयोग किया उसका नाम है फेरी। इसकी माँ बताती है कि अम्मा ने बताया कि वहाँ पर नानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। फेरी एक बहुत बड़ी नाव है जिसे लोग ज़्यादातर केरल के लोग कहीं आने जाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह भी याद रखना है कि फेरी क्या है। फेरी एक नाव है, इसका इस्तेमाल केरल में किया जाता है। इसमें लिखा है केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। और चर्चा करने के लिए कहा गया है कि यह प्रयोग होती है, ये कहाँ प्रयोग होती, क्यों प्रयोग होती है। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में भी पूछ सकते हो, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है इस चैप्टर में दिया गया है एक टिकट, यानी रेल से जो यात्रा करती है, तो बच्चों को यह दिखाना है कि इस टिकट में क्या सब रहता है। तो ध्यान दें कि इस टिकट में टिकट का ट्रेन का नंबर लिखा रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख लिखी रहती है, बर्थ या डिब्बे का नंबर, उसका किराया कितना है, कितनी दूरी तय की ट्रेन ने, ये सब टिकट पे लिखा रहता है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसी भी टिकट में, रेलवे टिकट में क्या सब लिखा रहता है। इस चारों ऑप्शन में से कोई 4 सही रहेगा, एक गलत रहेगा, या फिर कोई एक सही रहेगा 3 गलत रहेगा, आपको वो चुनना रहेगा। तो आप हमेशा याद रखें, हमेशा देखें कि इस टिकट में क्या सब लिखा रहता है। यहाँ वैसे मैंने यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि इसमें ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी लिखी रहती है कि ट्रेन कितना किलोमीटर का सफ़र है आपका, आपने कितना किलोमीटर सफ़र तय किया। आगे एक डाटा है जो कि जिसमें लिखा हुआ है जब शुरू हुआ इनका सफ़र गांधी धाम से और ख़त्म हुआ, उस बीच में जितने भी स्टेशन आए उसका नाम लिखा हुआ है, जिसमें से कुछ नाम हम देख सकते हैं जैसे अहमदाबाद, वलसाड, मडगांव, उदीपी, इन सब कोट्टायम, इन सब रेलवे स्टेशन का नाम ओमाना ने अपनी डायरी में भी लिखा था।
जैसा मैं पहले आपको बताई हूँ कि इस चैप्टर से मैथ में भी क्वेश्चन आता है, तो मैथ में इसमें से इसी डाटा से क्वेश्चन आता है। जितना भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गणित में, वह इसी से पूछा जाएगा। जैसे गांधीधाम से चली ट्रेन और सूरत पहुंची तो कितना समय लगा, कितनी दूरी तय की और कितनी स्पीड से ट्रेन चली। तो अच्छा होगा कि आप इन सारे स्टेशन का नाम याद रख ले कि कौन कौन सा स्टेशन आता है इस रास्ते में। आप इतना टाइम तो याद नहीं रख सकते, बस टाइम मैथ के लिए है कि जो भी क्वेश्चन आएगा टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी का, वह इसी से आएगा। या हमेशा से यही होता आया है और हमें आगे भी उम्मीद है कि यही होगा। और ये भी पूछा जाता है कि किस स्टेशन से कहाँ पहुँचने में, यानी गांधीधाम से उदीपी पहुँचने में कितना दिन लगा, या उदीपी से कोट्टायम पहुँचने में कितना दिन लगा। तो इसमें आप यही कर लें, अगर हो सके तो आप सारे स्टेशन का नाम याद कर ले कि गांधीधाम के बाद अहमदाबाद आता है, अहमदाबाद के बाद वडोदरा आता है, इस तरह से। अगला चैप्टर है चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है बदलते परिवार। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि परिवार कैसे बदलते हैं, किस कारण से बदलते हैं। इस चैप्टर में 3 बच्चों के परिवार के बारे में बताया गया है। एक है निम्मी का परिवार, दूसरा है शेरिंग का परिवार और तीसरा है नाजली के परिवार। इनके परिवार में कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे निम्मी के परिवार में उसकी बहन का जन्म हुआ है, तो निम्मी के परिवार में बदलाव का कारण है उसकी बहन का जन्म। शेरिंग के परिवार में उसके पापा की बदली हुई है, यानी उसके पापा जहाँ नौकरी करते थे उससे उनका ट्रांसफ़र होके कहीं किसी और जगह पे हो गए हैं। और नाजली के परिवार में यह बदलाव आया है कि नाजली के परिवार में किसी की शादी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि निम्मी का परिवार भी बदला, शेरिंग का परिवार भी बदला, नाजली का परिवार भी बदला, और तीनों में बदलाव का कारण अलग अलग है। यानी परिवार में बदलाव होता है उसके कई कारण होते हैं। निम्मी के परिवार में जो बदलाव आया बहन की जन्म से, उसमें ये बतलाया गया है कि बच्चों को इसमें ये सिखाना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कितने दिन में वह बोलना शुरू कर दिया, कब वो चलना शुरू कर दिया, बच्चे की आँख कैसी है, उसकी माँ के जैसी है, उसके पापा के जैसे। यानी इसमें ये बताया गया है कि बच्चे का रंग रूप जो होता है वो उसकी माँ या पापा या परिवार के लोगों से ही मिलता है। और उसने जो बोलना शुरू किया, यानी कुछ गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो बच्चा जन्म लेने के बाद अपने वातावरण से ग्रहण करता है। यह निम्मी के परिवार में समझाया गया है। शेरिंग के परिवार में बतलाया गया है कि जब उसके पापा की बदली हुई तो उसके साथ कौन कौन गया, अगर उसका परिवार एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसके परिवार में क्या अंतर आया, उसके परिवेश में क्या अंतर आया, उसके यानी उसका वातावरण बदला तो उसके परिवार के खान पान में बदलाव आया होगा, बोली व्यवहार में बदलाव आया होगा। या फिर नाजली के परिवार में शादी हुई तो घर में एक नया सदस्य आया, वो कहाँ से आया, उसकी कैसी बोली है, ये सब बतलाया गया है। तो आप हमेशा याद रखें कि बदलाव होते हैं परिवार में, इसके कई कारण हैं और हर एक कारण से बच्चा कुछ न कुछ नया सीखता है। अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर। इसका नाम है हुतुतु। यानी इस चैप्टर के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यह कबड्डी से है जुड़ा हुआ। आप इस खेल को किस नाम से जानते हो? इस खेल को कई जगह चेडगुड़ यानी हुतुतु या फिर हुडुडू, छू किटकिट, कबड्डी या कुछ और भी नाम कहे जाते हैं। आप हमें बताएं कि आप किस नाम से जानते हैं इस खेल को। इस चैप्टर में बताया गया है 3 बहनों के बारे में। तीनों बहन का नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। ये बताती है, यह इन्हीं तीनों का फ़ोटो है। यह फ़ोटो देखो, लगता है ना दादी नानी, पर है ये आम दादियों नानियों से अलग। यह फ़ोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरे को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों जैसे कपड़े पहनने पड़ते थे,
इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। यानी इन्होंने सबके जो एक विचारधारा होती है कि नहीं लड़की ये खेल नहीं खेलेगी, ये खेल लड़कों का खेल है, इन सब से अलग हटकर इन्होंने कबड्डी का खेल खेलना शुरू किया था और दूसरे को सिखाना भी शुरू किया था। तो आप याद रखें, कबड्डी खेलने का नाम एनसीईआरटी में जिनका नाम लिखा गया है, सबसे शुरुआत में जो 3 बहन थी वह थी ज्वाला, लीला और हीरा। इस चैप्टर में एक और खिलाड़ी का नाम है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में आप जानते ही होंगे। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह एनसीईआरटी की फेवरेट है, यानी एनसीईआरटी इनके बारे में हर बार कुछ न कुछ पूछता है। यह कहाँ की रहने वाली है? यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास शुरू करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 ग्राम तक वज़न उठा लेती है। कर्णम ने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं, जिनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती है। यानी मैं यहाँ जो लिखी हूँ हर एक पॉइंट है अपने आप में। आपको ये सारा इनका हर एक चीज़ याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। यह 12 साल की उम्र से ही वज़न उठाना शुरू करने का अभ्यास शुरू कर दी थी। और अब वे एक बार में कितना किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं? तो एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती है। और भारत के लिए इन्होंने 29 मेडल लाए हैं। ये 6 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7वां पॉइंट ये भी है कि उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती है। ये 7 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एक भी ठीक से याद ना रहे तो हो सकता है आपका 1 नंबर चला जाए आपके हाथ से। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आगे भी और चैप्टर है जिसको हम इसी तरह शॉर्टकट में पढ़ेंगे, आपका टाइम बचाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।